सन 1987 22 मई के रोज़ का ये केस हुआ है, जो पीएससी के लोगों ने नरसंहार किया था। मिलिट्री के लोगों ने हाशिमपुरा मोहल्ले के सभी लोगों को गिरफ्तार किया और पीएससी के हैंडओवर कर दिया। पीएससी के लोगों ने 6 ट्रक लगभग भेज दिए जेल, अलग अलग जेलों में, और 1 ट्रक ले जाकर कहीं नहर मुरादनगर की जो है वहाँ ले जाकर गोलियां मारकर नहर में डाल दिया लोगों को। लगभग 50-55 लोग उसमें थे, 50 लोग उसमें थे, जिसमें से 42 लोगों की शनाख्त हुई है, 42 लोगों का ऑन रिकॉर्ड है, बाकी 5 लोग उसमें से बचे हैं, जिसमें से मैं भी बचा हुआ हूँ, मेरी भी गोली लगी हुई है। और उसके बाद हम लोगों ने उन लोगों ने ले जाकर वहाँ गोली मार दी और नहर में फेंक दिया। नहर में फेंकने के बाद वो लोग चले गए। जब वो लोग, रात का टाइम था, 9 बजे थे लगभग, वो लोग जब चले गए तो उसके बाद हम नहर से बाहर निकले तो मुझे भी गोली मार के नहर में फेंक दिया था। नहर से बाहर निकले तो बाहर कुछ लोग पड़े थे, 1-2 बॉडी पड़ी थी। कमरुद्दीन मेरे पड़ोसी थे, उनके गोली लगी हुई थी, उनको उठा के मैं बाहर नहर तक लेकर आया, नहर के पुल तक। वहाँ पानी वगैरह पिलाया मैंने, लेकिन वो बच नहीं पाए। वहाँ से मैं भागा और वहाँ से मुरादनगर कस्बा है, वहाँ कस्बे में जाके मैंने मदद ली। लोगों ने मुझे मदद दी, मेरा इलाज भी हुआ वहाँ। उसके बाद कुछ दिन बाद से शहाबुद्दीन साहब के पास मुझे लोग ले गए। गाज़ियाबाद में अपने फूफा के यहाँ चला गया था, वहाँ से शहाबुद्दीन साहब के पास मुझे कुछ लोग ले गए। उन्होंने मेरे पूरी बात सुनी, पूरे केस को समझा, और उस टाइम चंद्रशेखर जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लगभग 70-75 अखबार रिपोर्टर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। उसी वहाँ पर मैंने सब कुछ अपने ऊपर जो बीता वो बताया, और जो हाशिमपुरा मोहल्ले में हुआ वो सब बताया। तो उसी दिन बीबीसी वगैरह से ये सब रिपोर्ट सारा आ गया सामने। अब ये केस चल रहा था, यूपी की अदालत में चल रहा था, लेकिन गाज़ियाबाद में, लेकिन ये पेंडिंग में पड़ा हुआ था बहुत टाइम तक। 2000 में हमने 30 हज़ारी में इसको ट्रांसफ़र कराया। 30 हज़ारी में ट्रांसफ़र करा कर उस केस काफ़ी लंबा चला वहाँ भी। तो इसका फ़ैसला जब आया तो इसमें 30 हज़ारी में लोगों को बरी कर दिया गया। ये पीएससी के लगभग 17 जवान थे जिनके ऊपर केस चला था, और उनको बरी कर दिया गया था। फिर हमने अपनी अपील हाई कोर्ट में डाली। हाई कोर्ट में हमने जब अपील डाली तो हाई कोर्ट ने फैसला इनको सज़ा का सुनाया, उम्र कैद का। उम्र कैद होने के बाद ये लोग जेल में थे 6 साल से। 6 साल के बाद अब इन लोगों की जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दी है। अब ये क्या हुआ, ये हमें बहुत अफसोस की बात है। यही अपील डाली है कि 6 साल हो गए हैं, अब ये अपील की डेट नहीं आई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब तक सुनवाई होती है तब तक के लिए इन लोगों को 8 लोगों को जमानत के तौर पर रिहा कर दिया। अब ये फैसला आने पे पता लगेगा कि इनकी जमानत वापसी होती है या इनको बरी किया जाता है। लेकिन हमें बहुत अफसोस है कि 38 साल के बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ 1987 में खड़े थे। अभी तक हमारे मतलब दिल को सुकून तब पहुँचेगा जब ये लोग फांसी की सज़ा पे चढ़ें। जो हमारे बहन, जो हमारे भाई, हमारे घर से मोहल्ले के लोग जो मारे गए हैं, पूरा का पूरा घर बर्बाद हो गया। जिसके कमाने वाला एक था,
ये चला गया, उसको कैसे कैसे करके गुजारा करा, कोई सिलाई कर रहा है, कोई बुनाई कर रहा है, मतलब बहुत गरीबी की हालत में दिन गुजारे। किस तरह से, एक घर तो ऐसा था उसकी 3 ही बेटियां थी और उसका आदमी, उससे कोई बेटा भी नहीं था, उसके आदमी को मार दिया गया। अब वो 3 बेटियों को उसने किस तरह से पाला है। आज के ज़माने में बेटी पालना बहुत मुश्किल है, तो बहुत कष्ट हम लोगों ने झेला है, लेकिन कोई सरकार को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुआवजे के तौर पे हमें कुछ नहीं मिला, सहायता राशि मिली है 5-5 लाख रुपए, लेकिन मुआवजा कुछ नहीं मिला। आज के तौर पे अगर कुछ हो जाता है तो 50 लाख रुपए ऐसे ही मरने वाले को दे दिया जाता है। यहाँ 5 लाख रुपए की कीमत क्या है, ये देखिए, एक आदमी के मरने की कीमत 5 लाख रुपए लगाई है मारने की। और फिर जिन्होंने मारा उन लोगों को सज़ा अभी मुकम्मल तौर पर नहीं दी जा रही, उनकी जमानत हो जा रही है, उसमें भी झोल आ रहा है। अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट से आस लगाए बैठे हैं हम कि वो हमारे पक्ष में फैसला करेगी। उम्मीद है, हिंदुस्तान की बड़ी अदालत है और अभी कानून जिंदा है, उम्मीद यही लगाई रखी है। भाई पीएसी के लोग आए हमारे मोहल्ले में, दोपहर की बात थी, लगभग 1 बजे करीब। पूरे मोहल्ले को उन्होंने कवर कर लिया रूफ बाय रूफ, और उसके बाद फिर ये उन्होंने गिरफ्तारी करके बाहर रोड पर सब लोगों को बिठा दिया। रोड पर बिठाने के बाद वहाँ छटनी करनी शुरू कर दी। जो हेल्दी लड़के थे या जो हेल्दी एजेड लोग थे उन्हें सबको बाहर निकाल के एक ट्रक में भर लिया, बाकी ट्रक भेज दी जेल। एक ट्रक ले गए मुरादनगर गंगनहर, वहाँ ले जाकर उन्होंने गोली मार दी। ये बताया कि तलाशी लेनी है, तलाशी नहीं, बतिए इकट्ठा करके बात करनी है मनचैन के लिए। साहब बाहर बैठे हैं, साहब से बात करनी है, साहब ने सबको बुलाया, बस हम लोग सब आराम से चले गए। हमें तो कोई वो था ही नहीं कि गिरफ्तारी हो रही है, मालूम ही नहीं था। आभास था हमें ये था, ये तो हमें, मेरी इतनी उम्र नहीं थी, हमें पता नहीं थी जेल किधर की साइड है, लेकिन ये है कि इतना तो आभास हो गया था कि हम दिल्ली रोड पर जा रहे हैं। दिल्ली रोड में भी पहचान लिया था। तो उसके बाद आगे जाकर मुरादनगर नहर पर ये लोग ले गए। नहर पे साइड में पटरी थी उस टाइम पर, उस पटरी पर ले गए अंदर। वहाँ ले जाकर एक आम का पेड़ था, उस आम के पेड़ के नीचे इन्होंने ट्रक रोका। ट्रक रोक कर एक को उतार कर मारना शुरू किया। सबसे पहले यासीन थे, हमारे घर के सामने रहने वाले, उन एजेड थे वो, उनको मारा और नहर पे फेंक दिया गोली मार के। दूसरे नंबर पर अशरफ था, हमारे मोहल्ले के पड़ोसी, उसको मारा, उसको नहर पे फेंक दिया। तीसरा नंबर मेरा था, मुझे जब नीचे उतारा तो मैं छीना झपटी में नीचे गिर गया, तो मुझे उन्होंने खड़ा करने की भी ज़रूरत नहीं समझी और वहीं गोली मार दी। गोली मेरे यहाँ बाजू में लगकर पैर निकल गई है। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे नहर में फेंक दिया और मैंने गर्दन डाल दी, वो समझे कि मर गया। उन्होंने नहर में फेंक दिया। नहर में मैंने झाड़ी पकड़ी, साइड में झाड़ी पकड़ कर मैं छुप कर यही मंजर सुनता रहा। दिखाई तो दे नहीं रहा था अंदर से, लेकिन चीखने पुकारने की, गोली चलने की आवाज़ें बराबर आ रही थी। ट्रक निकलने के बाद, जाने के बाद, तब मैं फिर ऊपर आया था। ट्रक के जाने के 1-1.5 घंटे बाद तक मैं वहाँ छुपा रहा, दहशत में कि कभी दोबारा ना देख लें। पैदल ही पुल तक गया, कमरुद्दीन को लेके पुल तक पहुँचा। वहाँ कमरुद्दीन को पानी पिलाया हैंडपम्प से। वहाँ के खोखे वाले जा गए, खोखे थे वहाँ 2 उस टाइम पर। खोखे वाले बोलने लगे कौन है, उनको हमने झूठ बोला कि बदमाशों ने हम पे हमला कर लिया, हमारा स्कूटर छीन लिया और गोली मार दी। तो उन्होंने हमें कहा आप यहीं रुको, हम बुलाते हैं, वेद जी को बुलाते हैं, वो इलाज कर देंगे। लेकिन वो वेद जी को नहीं बुलाया, उन्होंने पुलिस को खबर की थी। मैं कमरुद्दीन को छोड़ के वहाँ से फिर भाग गया था। वहाँ छुपता छुपाता मुरादनगर कस्बे में पहुँच गया। दोबारा
मार देगी, डर मुझे था उस टाइम पर। कमरुद्दीन तो बचे ही नहीं, उनकी तो डेथ हो गई थी। उनके 3 गोली लगी थी, सब पेट से आते बाहर थी। वो मैंने उनके कमीज़ जो उन्होंने शर्ट पहन रखी थी उसको उनके पेट से बांधा और तब मैं उसको लेके आया था। लगभग 9 बजे का टाइम था ये जो गोलियां चली। अब आइडिया तो थे नहीं। किसी के घर रुका मैं, उन्होंने वहाँ मेरा ट्रीटमेंट कराया। फिर अगले दिन मैं अपने फूफा के यहाँ चला गया गाजियाबाद। वहाँ से कुछ लोगों ने मिल के मुझे सैयद शहाबुद्दीन साहब के पहुँचाया। वहाँ से फिर ये उजाला हुआ। हाँ, ये तो नहीं पता था कि हम लोग बच गए, लेकिन कुछ उड़ती सी खबर हो गई कि वहाँ गोलियां चली थी, कुछ लोगों को मारा गया, लाशें निकली हैं, इस तरह की अफवाह तो वो हो गई थी आसपास के गांवों में ये। लेकिन खुलासा हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुआ। पीढ़ी को तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ। भाई न्यूज़ कहीं से मिल जाती है, कोई बुकलेट या हम लोग बताएं, उसी हिसाब से नई पीढ़ी को पता लग रहा है। या अब जैसे जैसे कोई फैसला आता है और मीडिया फॉलो करती है तो मीडिया से पता लगता रहता है, तो इसी तरह पता लग रहा है नई पीढ़ियों को। तो वो क्या पूछते हैं? हाशमपुरे का एक जो रहा है, ये समझ लो 20 साल तक वहाँ से कोई बारात नहीं निकली हाशमपुरे में। इतनी वहाँ से उन्होंने जनरेशन ख़त्म कर दी थी नई कि 20 साल तक किसी लड़के की शादी नहीं हुई वहाँ। 20 साल के बाद शादियाँ होनी शुरू हुई। बहुत सारे लोग वहाँ से जा चुके, कोई शिफ्ट हो गए अपना, कोई शहर से बाहर चला गया, कोई शहर में ही दूसरी जगह चला गया। बस अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से कि भाई कैसे अपने आप को कारोबार करा जाए, अपना काम कैसे सेट करा जाए, उस हिसाब से लोग भाग जाते रहे। हाशमपुरा एक 1987 से पहले बहुत अच्छा कपड़े का व्यापार करने वाले लोगों का मोहल्ला था, जहाँ कपड़े की बुनाई होती थी। काफ़ी अच्छी, मतलब वहाँ एक इनकम मान लीजिए बहुत अच्छा वहाँ हिसाब किताब था। और बिहार के लोग वहाँ आकर नौकरी करते थे। बिहार जैसी लोगों के जगह के लोग वहाँ आकर नौकरी करते थे। और 87 के बाद जिन लोगों की फर्में थी जो व्यापार करते थे कपड़े का, वो लोग भी ठेले पर सब्जियाँ बेच रहे थे। ये हालत हो गई थी। शासन प्रशासन की ढील है। बहुत कोशिश की शासन ने भी, प्रशासन ने भी इसे केस को दबाने की बहुत कोशिश की, किसी तरह से ये दब जाए केस। लेकिन हम लोगों की मेहनत, कुछ मीडिया आप लोगों की मेहनत, कुछ ऊपर वाले का करम, जो हम यहाँ तक पहुँच गए, वरना इसका तो केस को बहुत पहले दबा दिया गया था। देखिए बहुत मेहनत की है। मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई। मेरी पढ़ाई जो है इंटर के बाद कोर्स किया था मैंने एक, उसके बाद फिर मैंने अपने फादर की शॉप थी पंप के स्पेयर पार्ट्स बनाने की, उसी को ही अपना टारगेट बनाया और उसी को ही मेहनत करके मैं आज अपने व्यापार में खड़ा हूँ। मेरे यहाँ पंप के स्पेयर पार्ट्स बनते हैं। विभूति नारायण साहब का तो मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर पाते हुए भी उस प्रेशर को एक साइड करके एक ईमानदारी और क्या बोलते हैं कि बहुत ही ईमानदारी का सबूत दिया है कि मुलजिमों को कटघरे तक पहुंचाने का उन्होंने पूरा अपना फर्ज निभाया है, जो एक पुलिस को या एक प्रशासन के आदमी को निभाना चाहिए। और हमारे किसी भी पार्टी के कोई भी नेता या किसी का कोई ऐसा रोल नहीं रहा कि उन्होंने हमारे दुख दर्द को बांटने की कोशिश की हो।
बस थोड़ा सा समाजवादी पार्टी ने तो हमारा थोड़ा सा साथ दिया, जिसमें मुलायम सिंह जी ने थोड़ा सा ये आपका मुआवजा वगैरह, मुआवजा तो नहीं कहेंगे, सहायता राशि दी थोड़ी बहुत, लेकिन उस सहायता राशि को भी इस प्रशासन ने ऐसा बांट दिया कि किसी के काम नहीं आ सकी वो सहायता राशि। टुकड़ों में इस तरह से बांट दिया कि परिवार में 10 आदमी हैं तो 10 के नाम से वो चेक बन गए, छोटे छोटे चेक बन गए, वो किसी के कोई भी एक मुश्त रकम किसी के पास नहीं गई और ना उस रकम से किसी ने फ़ायदा उठा पाया, कोई सबके लिए बेकार हो गई। अगर किसी घर के मुखिया को उस रकम दी जाती तो हो सकता था वो कोई अपना कारोबार या कोई अपना दुकान या कोई भी कुछ भी कर सकता था थोड़ा बहुत, लेकिन कोई नहीं कर पाया, सब वहीं के वहीं आज भी। कितना पैसा मिला होगा भाई? 5 लाख रुपये एक बार मिला, 4,80,000 रुपये एक बार मिले इन लोगों को, मरने वालों को, और 20,000 रुपये 1989 में मिले थे। तो ये टुकड़ों में पैसे मिले, और टुकड़ों में पैसे मिलने के बाद भी ये डिवाइडेशन कर दिया, मुस्लिम लॉ के हिसाब से वो पैसा बांटा गया। अब ये कोई मुस्लिम लॉ के हिसाब से बांटने की ज़रूरत थोड़ी थी, ये कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है किसी अपनी कि मुस्लिम लोग, जिस माँ का बेटा गया उसके पास तो कुछ नहीं आया, और जो उनके भाई थे और जो कमा सकते थे थोड़ा बहुत, या जो बहनें जिनकी शादियां हो गई उन तक को भी बांटा गया पैसा। उसका क्या मतलब रह गया? पैसे का क्या यूज हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ। उस वक्त मोहसिना किदवई जी यहाँ से MP थी। नहीं, ये भी सुनने में आया कि जो लोग मदद के लिए, लिखा इसको बाकायदा राय साहब ने अपनी किताब में हाशिमपुरा 22 मील में, कि लोग उनके पास मदद के लिए जाते थे तो वो कह देती थी कि सैयद साहब से मिल लीजिए। हाँ, ये फैक्ट है, क्योंकि मेरे लिए भी लोग गए तो उन्होंने अब मना कर दिया था। अब क्या रहा उनकी मजबूरी कि क्यों मदद उन्होंने नहीं की, ये मैं नहीं कह सकता। क्या मदद चाहते थे आप उनसे? भाई, जो काम से शहाबुद्दीन साहब ने करा है, मुझे पूरा हाईलाइट करा, मेरी पूरी सिक्योरिटी करी, मेरी पूरा मदद करी, इस केस को उजागर करने में पूरी कोशिश करी उन्होंने, वो काम उन्हें करना चाहिए था मोहसिना किदवई को। यहाँ की MP भी थी। वो यहाँ की MP भी थी, लेकिन जो काम उनको करना था वो दूसरे प्रदेश के MP ने करा। सैयद शहाबुद्दीन बिहार के MP थे उस टाइम पे। आपको लगता है कि ये बड़ी वजह थी जिसकी वजह से फिर कांग्रेस लौट के नहीं आ सकी? इस बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ के बड़े रोग, क्योंकि आज के टाइम में और उस टाइम से अब तक कोई ऐसी सरकार आई भी तो नहीं जिसने हमारी मदद करी हो, जिसने मुद्दा उठा के कोर्ट में ले गई हो कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं। कोई सी भी सरकार नहीं आई है। मानव अधिकार से हमें एडवोकेट मिले थे, वो हमारे साथ रहे, और बाकी तो थोड़ा बहुत सहारा समाजवादी से ही मिला बस। बाकी सब कुछ तो हमने अपने बल पर ही किया, अपने सब लोगों ने मिलकर। इसमें जो खर्च होता था पैरवी में, वो कैसे आप लोगों ने तो सब हम लोग इकट्ठा करते थे आपस में, सब लोग हम आपस में इकट्ठा करके करते थे। कुछ संस्थाएं थी जो थोड़ा बहुत मदद कर देती थी, एडवोकेट वगैरह की। जो एडवोकेट थे उन्होंने हमसे कुछ फीस वगैरह भी ले ली, क्योंकि वो भी सेकुलर थे। पहले जब तक तो हमने प्रदर्शन किया, अपनी आवाज़ उठाई, तब जब तक इनको सज़ा नहीं मिली। सज़ा मिलने के बाद ये लोग जेल चले गए, उम्र कैद हो गई। उसके बाद प्रदर्शन करके हम
किसके ऊपर प्रदर्शन करते हो? ये तो कोर्ट का फैसला था जो हमें मानना चाहिए, हर नागरिक को मानना चाहिए कोर्ट का फैसला। अभी भी कोर्ट का ही फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट का, उसका इंतजार है हमें क्या होता है। भरोसा है, हिंदुस्तान की अदालत पे भरोसा है।